नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्र और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने सख्त पाबंदी लगा रखी है। भीड़ जुटाने पर सख्त पाबंदियां हैं, लेकिन गोपालगंज में एक बच्चे की छठी पर पूरी रात नचनिया का डांस होता रहा। लोगों की भारी भीड़ में रात भर अश्लील नृत्य होता रहा। लोग नचनिया के साथ लिपटा लिपटी करते रहे। ये वीडियो 15 जनवरी की रात का है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच में जुट गई। मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटैया खास गांव का है। अखिलेश सैनी के घर में कई साल बाद एक लड़का हुआ था। सैनी परिवार की ओर से खुशी में बच्चे की छठी पर पूरे गांव के ग्रामीणों को आमंत्रित किया गया था। रात में भोजन कराने के बाद मनोरंजन के लिए नचनिया का अश्लील डांस कराया गया। डांस देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और पूरी रात कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटिया खास गांव से आया है, जिसमें दिख रहा है कि अश्लील नृत्य करते हैं। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अगल बगल जितने भी लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और न ही कोई मास्क लगाए हैं। तो इसमें कालिया उर्फ शंकर की मौत, इलाज के दौरान ही इनकी मौत हो गई। प्रहलाद कुमार की मौत की बात करें तो घर में ही उनकी मौत हो गई है। संटू मिस्त्री की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। सोलसराय थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद इस पूरे मामले को लेकर निलंबित किए गए हैं। जोनल आईजी ने थाना अध्यक्ष को भी निलंबित किया। संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल चुलाई शराब के साथ 7 लोग गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। राजगीर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई प्रहलाद कुमार के घर में की गई, जहां वो छिपा हुआ था। पुलिस के डर से इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं गया। तो बता दें आपको कि नालंदा में कुल मिलाकर अब 11 लोगों की मौत की बात सामने आई है। अब से कुछ ही देर पहले हमने 9 लोगों की मौत की बात बताई थी और फिलहाल 2 लोगों की बात करें तो 2 लोग अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और एक की घर में ही मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और पुलिस के द्वारा 7 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। रात में 2 आदमी को भेजे थे पावापुरी दिखाने के लिए, उसमें एक्सपायर करके दोनों, और एक तो अभी प्रहलाद कुमार, 3 को अभी सवेरे से मैंने एक्सपायर कर गए हैं। और दुखभरी घटना है। हम तो सरकार से यही कहते हैं कि मुआवजा इन लोग को जितना ट्रीट किए हैं उतना मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब आदमी, सब असहाय आदमी है, सब कमाने खाने वाला आदमी है। इसीलिए अब तक कितने आपके अभी तक मेरे वार्ड में 11 आदमी एक्सपायर किए हैं। वहीं मृतक के परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि लोगों की मौत शराब पीने से हुई है और वो शराब की अवैध तस्करी को खत्म करना चाहते हैं। कैसे घटना घटी है? यही सर देखिए कि रोज पीता पिलाता खिलाता है, आके सुतता तो मालकिनी भी नहीं यहाँ पर है। मार पीट के मालकिनी के भगा दिया है। भी मालकिनी अभी आ रहे हैं, नहरा से तैयार है। उसको एगो लड़का है सर, समझे। अब महेश चौधरी भी बेचते हैं वहाँ पर। वो सोचते हैं कि पूरा संस्कार हटवाइए यहाँ पर से, बिहार शरीफ से। हम लोग देखिए सर, यही मांग करें कि जितना जल्दी खत्म हो जाए। इसलिए सर कि हम लोग वैष्णव हैं, ये मोहल्ला टोटल वैष्णव है। हम लोग कबीर पंथ से हैं। हम लोग के घर में दारू तारी नहीं, मांस मछली कुछ नहीं पकता है। अगर हम लोग के घर में छापा मारेगा पुलिस तक, कितना हम लोग को शिकायत और लगातार तो मौत हो रही है, जांच का विषय बन गया। हाँ, एकदम जांच करवाया जाए। वहीं इन मौतों पर पुलिस चुप है, उन्हें इंतजार है तो जांच रिपोर्ट का। लेकिन मृतकों के परिजन दावा कर रहे हैं कि इनकी मौत शराब पीने से ही हुई है। मृतक प्रहलाद की मां की सुनिए, वो क्या कुछ कह रही हैं। ऐसे दारू सोनितवा पिलाई से बैठ के हम पूछे उससे कि हमारे वो बेटवा के पिला देनिया सोनितवा के, तो कल के कि 1 पॉलीथीन पील को। और बाद जब बेटवा ले तो कहली हमें कि पीनी है बेटा, तो डरल नहीं बोलो कि बापा मारे लगत, चाचवा मारे लगत, भाईवा मारे लगत। तो रात के लिए खिचड़ी बना के देवे ला, तो जखने जिरी जिरी ऐसे ऐसे गेली ना, हम अखिया बना ले तो कल की मैया गिर जमा मैया जे तू नहीं आओ गिर जमा अखिया बनैने था।
तो वो खिचड़िया है, देखो खिचड़ियो है इधर। सुन लो, तो मैंने आपका बेटा का भी अभी मौत हो गया है। हाँ हमरे बेटा का मौत हो गया। क्या पहला नाम था? पहला तो नाम है। और घर ही में मौत हो गया। हाँ शराब पियत है का? हाँ शराब तो 2-3 पॉलीथिन पिलेबी किया सोनितवा। ये शराब नहीं जहर है, प्रहलाद की मां रो रो कर चीख चीख कर यही कह रही है और शराब को बंद कराने की मांग कर रही है। तो ही माना कर रहे थे बार बार सबको। हाँ की करियो, कमा के आवा लो चल जा लो। सोचा ले कि जहर नहीं ना, एकरा में तो जहर हले पेटल कुल के मर गेले। जहर हले पेटल, आँख बनेलियो, आँख बनावे लगी तो अखियो से तो नहीं रोबो तो अखियो चल जी। तो वहीं बेटे को खोने के बाद मुद्रिका देवी ने शराब के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया है और वो कह रही हैं तो वो शराब के खिलाफ अकेले ही लड़ाई लड़ेंगी। लड़ेंगे सर, जब हम सब 3-4 सब नौकरी करते हैं तो हम बेटा हमारा चल गया तो क्या करेंगे। और इस पूरी खबर को लेकर सियासी हलकों में भी चर्चाएं तेज है। नालंदा में 11 लोगों की संदिग्ध मौतों के बाद बीजेपी और जेडीयू में शराबबंदी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि शराबबंदी को लेकर अधिकारी लापरवाह हैं, लिहाजा उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहा कि जहां भी प्रशासकीय लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, अगर उस उद्देश्य को अधिकारी वर्ग अगर नहीं पालन करा पाते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी ने इस ओर इशारा किया है। वहीं शराबबंदी को लेकर बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जाने पर जेडीयू ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सीनियर पार्टी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार कानून तोड़ने वालों पर बड़ी से बड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसे में बीजेपी का सवाल उठाना बिल्कुल सही नहीं। यूपी में जेडीयू को बीजेपी का साथ नहीं मिला। बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़े सवाल बीजेपी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें बिहार की सियासत में भी जवाब खोजा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा। सर, यूपी में आपका गठबंधन नहीं हुआ, अब क्या करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, यूपी में अभी तक आधिकारिक रूप से यह बात बीजेपी की ओर से नहीं कही गई है कि गठबंधन नहीं हुआ। अभी बात चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ इसका निदान निकल जाए। हमने देखा है उन्होंने जो टिप्पणी की है, उन्होंने हमारी पार्टी से सवाल पूछा है। कहा है कि दल से हम सवाल पूछ रहे हैं, दल से सवाल पूछ रहे हैं। अब उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कार्रवाई सरकार करेगी कि पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करने की बात, तो कार्रवाई सरकार करती है, पार्टी नहीं कार्रवाई करती है। लेकिन उनका सवाल दल से है। अब इसके पीछे क्या उनकी मंशा है वो तो वही बता पाएंगे। और जहाँ तक सरकार का मामला है तो सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू दोनों को मिलाकर सरकार है। और मुख्यमंत्री जी हर तरह से इस मामला में बड़ा से बड़ा भी कोई व्यक्ति हो अगर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। इसमें कहीं से मुख्यमंत्री जी नहीं हिचकने वाले। किसी के बयान को लेकर के दोनों पार्टी के बीच के रिश्ता को आंकने की जरूरत नहीं है। दोनों पार्टी मजबूती से गठबंधन में है और हम लोग काम कर रहे हैं गठबंधन में। तो चलिए थे मतलब जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की और साथ में सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये खड़ा किया कि बिहार बीजेपी के नेता जो भी सवाल खड़े करते हैं उनके सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय आलाकमान से जेडीयू का संबंध बेहद बेहतर है। और शराबबंदी को लेकर संजय जायसवाल जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सवाल एनडीए की सरकार का है और एनडीए के सरकार में जेडीयू और बीजेपी दोनों शामिल है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, बड़ी खबर गया जंक्शन से है, जहां पर 1.5 किलो सोने के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पटना से पहुंची डीआरआई की टीम ने गया जंक्शन पर यह कार्रवाई की है। इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस में छापेमारी कर 74 लाख से भी ज्यादा के सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। सोने के बिस्किट लेकर आरोपी कोलकाता से मिर्जापुर जा रहा था। कमर में बांधकर आरोपी ने सोने के बिस्किट की तस्करी की बात सोची थी, लेकिन इससे पहले ही गया जंक्शन पर 74 लाख के सोने की बिस्किट की बरामदगी कर ली गई है।
तो गया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस में छापेमारी कर 74 लाख के सोने के बिस्किट की बरामदगी की गई है। पटना से पहुंची DRI की टीम ने ये छापेमारी की। गया जंक्शन पर ये छापेमारी की गई, जहां पर इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस से 74 लाख रुपए के सोने के बिस्किट की बरामदगी की गई है। छापेमारी कर 1.5 किलो सोने के साथ एक तस्कर गिरफ्तार भी किया गया है। और मुंगेर के संग्रामपुर में किसान खाद की कमी से परेशान है, लेकिन कालाबाजारियों की चांदी हो रही है। प्रशासन खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने में विफल साबित हो रहा है। यहां अलग अलग दुकानों में अलग अलग दर पर खाद बेची जा रही है। एक ही खाद के लिए एक ही शहर में 266 रुपए से लेकर 350 रुपए बोरी तक वसूला जा रहा है। कैसे दिया? 325 रुपये में। कौन दुकान में? सन्नी के पास, संग्रामपुर में जी। कहाँ घर हुआ आपका? संग्रामपुर गांव संग्रामपुर। क्या है आप जो इतना रेट में दे रहे हैं किसान को, क्या कहना है? होलसेलर हम लोग को 300 में देता है, हम लोग को वहीं पर रेक पॉइंट पर होलसेलर हमको देता है, हमको कैसा ही रेट में लाए। हम प्रशासन से भी गुहार लगाए हुए थे, सबको BO साहब को भी बोले हुए थे, BDO साहब को भी बोले हुए थे कि होलसेलर हम लोग को लेता है, अगर डायरेक्ट शिकायत करेंगे तो हम लोग को होलसेलर माल नहीं देता है, इसलिए कोई रिटेलर उसके खिलाफ नहीं लिख के देना चाहता है। हम 5 रुपये का हमको 260 रुपये में आप दिलाई, हम 65 में बेचेंगे खाद। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट है उसी रेट पर खाद दिया जा रहा है। हमारे BO CO BDO मैनेजर सारे लोग फील्ड में घूम रहे हैं। अगर इस तरह का मामला अगर कुछ सामने आया, जैसा कि आपने मुझे संज्ञान में लाया था, उसकी मैं जांच करवा ले रहा हूँ और वास्तव में उस तरह का कोई मामला है, सही पाया गया तो उस पर कार्रवाई। और एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार की ओर से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है, इसके बावजूद दूसरी ओर जमुई में लोगों की लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही। आलम यह है कि लोग श्राद्ध कर्म में भी DJ बुलवाते हैं, डांसर्स से डांस करवाते हैं। लोगों ने यहां भी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो बरहट की जवात्री गांव का बताया जा रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। और बिहार वासियों के लिए एक बेहद ही सुखद और संतोषजनक खबर। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब थोड़ी कमजोर हो गई है। देश में अब नए संक्रमितों के मामले में बिहार टॉप 10 से बाहर निकलकर 12वें नंबर पर आ गया है। राज्य सरकार की पाबंदियां और लोगों की सजगता, इसी के मुख्य कारण से ये सब कुछ संभव हो सका है। लेकिन कोरोना अब तक गया नहीं, सतर्कता लोगों को बनाए रखनी होगी। संवाददाता ऋतु रोहिणी की ये रिपोर्ट देखिए। अब नए संक्रमितों के मामले में देश में बिहार टॉप 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर पहुंच गया है। ये जो रफ्तार धीमी हुई है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 जनवरी से जो लगातार मामले तकरीबन दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे थे, अब उस पर ब्रेक लग गया है और ये पिछले 2 दिनों से 6500 के आसपास ही नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। सरकार ने जो गाइडलाइंस के तहत सार्वजनिक स्थानों को बंद किया और लॉकडाउन लगाई गई, उसका असर दिखने लगा है। साथ ही जिला प्रशासन भी जो है वो मुस्तैदी से, चाहे वो मास्क चेकिंग हो या सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने का जो उन्होंने चीज़ स्टार्ट करी, उसके बाद इसका असर अब दिखने लगा है। तो हालांकि कोरोना के मामले जो है अभी भी बने हुए हैं और ऐसे में सतर्कता बरतनी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। राजधानी पटना की ही बात करें तो पिछले दिनों यहाँ का पॉजिटिविटी रेट जो था वो तकरीबन 23% था, जो अब घटकर 19.2% हो गया है। ऐसे में हमें इसी तरीके से सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। प्रशासन को ऐसे ही चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। मास्क चेकिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन जो कराया जा रहा है, उस पे इसी तरीके से बने रहने की ज़रूरत है। कोरोना से जो है वो सुरक्षा ही बचाव है। मास्क लगाएं, गाइडलाइंस को फॉलो करें और 2 गज की दूरी को बनाए रखें।
कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज 18 पटना। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटिहार में जमीन विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ। कोढ़ा थाना क्षेत्र के कोलासी नूकीपुर में जमीन विवाद को लेकर गोली चलने की भी खबर है। मारपीट के दौरान 5 लोग घायल हुए और सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। एक पक्ष पर पिस्टल के साथ साथ हथियार से भी हमला करने का आरोप लगा। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है। देख लीजिए, देख लीजिए। था, उसके बाद फरसा था, राइफल था, मस्केट था, गन भी था छोटा छोटा। ये लोग को क्या चीज से मारा है? ये लोग तलवार से गोली भी चलाया, कुछ दूर से गोली 4-5 फायरिंग किया, तो वहाँ से गोली से हम लोग छूट गए, तो गोली से नहीं लगा तो फिर आके तलवार से काट दिया। और दबंगों से परेशान भागलपुर नवगछिया के किसानों को राहत मिली है। इलाके में पुलिस की कॉम्बिंग से किसानों को हिम्मत मिली है। दरअसल दियारा के दुर्गम इलाके के किसानों की समस्या ये थी कि खेतों में लगी फसल दबंग काट ले जाते हैं। मवेशी चराने वाले फसल बर्बाद कर देते हैं। मना करने पर मारने की धमकी दी जाती है। किसानों की शिकायत पर नवगछिया के एसपी अपनी टीम के साथ दियारा पहुंचे, किसानों से मिले और भरोसा दिलाया कि इलाके में पुलिस टीम की तैनाती की जाएगी, किसानों की मदद भी की जाएगी। जो भी एक काम में मतलब करेंगे, कोई अपराधी हो वो बचेगा भी नहीं। गिरफ्तार करेंगे, उसको जेल भी भेजेंगे और ऐसे कानून जो पकड़ाएंगे एसपीडी तक सजा दिलावेंगे। भी है जंगल में तो हम लोग उधर भी नहीं जाते हैं कि कायल जाएंगे उससे, लेकिन समय आता है तो अपने पलायमान हो जाता है। उसका भी समय आ जाएगा तो अपने पकड़ा जाएगा। अपराधी से डर लग रहा था क्या? अपराधी से तो किसी को भी डर लगेगा सर, हमको क्या, किसी को भी डर। पटना में भी अब मुंबई की तरह मरीन ड्राइव बन रहा है। मार्च महीने तक फर्स्ट फेज का काम पूरा करना है, जिसके लिए पथ निर्माण विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पटना में भी लोग जल्द ही मुंबई की मरीन ड्राइव जैसा मजा ले सकेंगे। गंगा की लहरों के साथ बिना ट्रैफिक के लोग तेजी से भागते नजर आएंगे, क्योंकि नीतीश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट लोकमान्य गंगा एक्सप्रेस का फर्स्ट फेज मार्च तक पूरा हो जाएगा। हम लोग मार्च महीने तक इस योजना को कंप्लीट करने की काम कर रहे हैं। जो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का पोर्शन है, जहां पर उसको पहला फेज का जोड़ने का, साथ ही साथ हम लोग का प्रयास है कि पीएमसीएच का जो अलाइनमेंट है उसको भी मई जून तक उसको भी हम लोग जोड़ के चालू करें, ताकि जो डबल डेकर का काम शुरू हो तो उसमें लोगों को असुविधा न हो, खास करके पीएमसीएच पहुंचने में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2013 में इस ड्रीम प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। 20 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेस वे दीघा इलाके से दीदारगंज को जोड़ेगी। पटना से बाहर पीएमसीएच आने वाले मरीजों को दमघोटू ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना होगा, क्योंकि पीएमसीएच पहुंचने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे से 4 लेन की सड़क कनेक्टिविटी दी जा रही है। इतना ही नहीं, गंगा दीघा पुल की तरफ से करीब 6 किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ 5 मीटर चौड़ी वॉकिंग ट्रैक भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही एम्स, दीघा मार्ग, जेपी सेतु और आर ब्लॉक दीघा पथ को जोड़ने के लिए दीघा छोड़कर रोटरी का भी निर्माण किया गया है। बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट लोकनायक गंगा एक्सप्रेसवे का काम काफ़ी तेज गति से चल रहा है। वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था, ताकि पटना शहर को जाम से छुटकारा दिलाया जा सके। दीघा से दीदारगंज तक इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 14 किलोमीटर यहाँ से एलिवेटेड सड़क होगी। और हमारे ठीक पीछे की तस्वीर हम दिखाएंगे कि यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दीघा तक जो बांध है, उस बांध पर सड़क बनाया जाना है और एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक इसे लाया जाएगा। और यहाँ से अप्रोच पथ एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से बनाया जा रहा है, ताकि लोग जिन्हें गांधी मैदान जाना होगा वो यहाँ से जा सकते हैं इस सड़क का इस्तेमाल करने के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि कुल 6 जगहों पर इस सड़क को शहर से कनेक्ट किया जाएगा। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार जाने वालों के लिए, पटना शहर आने वालों के लिए काफ़ी सहूलियत होगी।
पीएमसीएच और एम्स में भी जो मरीज हैं यदि वो जाते हैं तो उन्हें भी सहूलियत होगी, क्योंकि उसके लिए अलग से जो अप्रोच है, अलग से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पटना के लिए एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से है और सरकार ने भी यह दावा किया है कि तय समय सीमा के अंदर हम इसे पूरा करेंगे और मार्च महीने तक फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाएगा, दीघा से लेकर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक। अगर इस बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे पर खर्च की बात करते हैं तो राज्य सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए अब तक 1390 करोड़ रुपए दे चुकी है, जबकि हुडको से 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। सरकार का दावा है कि गंगा एक्सप्रेसवे के रास्ते में पैसे की कमी बाधा नहीं बनेगी। मार्च में पहले चरण का काम पूरा होने के बाद इस साल मई जून तक दूसरे चरण का भी काम पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि बिहार को जल्द से जल्द एक बड़ी सौगात मिल सके। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। वहीं भारतीय सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर लिखी किताब का विमोचन हुआ। बिहार रेजिमेंट दानापुर में हुए समारोह में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वर कोकिला शारदा सिन्हा ने पुस्तक का विमोचन किया। दक्षिण अफ्रीका के सियरा लियोन में भारतीय शांति सेना के चलाए गए सफल अभियान ऑपरेशन खुखरी में शामिल मेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनकी दामिनी पुनिया ने पुस्तक को लिखा है। ये ऑपरेशन पश्चिमी अफ्रीका के सियरा लियोन में वहां के विद्रोही संगठनों के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया था। इतने दिनों तक विदेशी धरती पर विषम परिस्थितियों में रहे भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम को मेजर जनरल पुनिया ने अपनी किताब में बड़े ही बेहतरीन तरीके से जीवंत किया है। जनरल करियप्पा ने पूरे तीनों सेनाओं के चीफ के रूप में प्रथम पदभार ग्रहण किया था और वह दिवस हम सबों के लिए परंपरागत रूप से सैन्य दिवस के रूप में हम सब मनाकर गौरवान्वित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सेना अभियान में अफ्रीका के एक देश सियरा लियोन में वहाँ जो विद्रोही थे उस देश के वहाँ पर शांति सेना के में भाग लेकर, जिसमें भारतीय सेना भी थी, और पूरे ऑपरेशन को सफल किया। आज जैसे तमाम हम अपने सैनिकों को याद करते हैं जो हमारे बीच नहीं हैं, और जो हमारे बीच जो सैनिक हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं कि आपके अदम साहस के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित है। ऐसे आयोजन तो होने ही चाहिए और ऐसे जो गाथाएं हैं, शौर्य गाथा, जो सच्ची बात है वो सामने आना चाहिए। हमने इसीलिए कहा कि युवाओं को प्रेरणा मिलेगी वास्तव में कि वो बहुत पुरानी जो कविताएं हो गई हैं, जो कहानियां हो गई हैं, ये तो जीवित कथा है, बिल्कुल सामने में है आदमी, और उनकी अपनी लिखी हुई अपने अनुभव को लिखा हुआ, तो बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने ऑपरेशन खुखरी में हिस्सा लिया और शहीद हवलदार कृष्ण कुमार की फैमिली के लिए आज एक बहुत ही गर्व का मौका है कि ऑपरेशन खुखरी का हिंदी अनुवाद का विमोचन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के हाथों से और पद्मश्री श्रीमती शारदा सिन्हा जी के हाथों से विमोचन होने जा रहा है। और फिलहाल के लिए अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।